आइए इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। अजमेर दरगाह मामले में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को मिली सिर कलम करने की धमकी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद विष्णु गुप्ता ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है और मीडिया को जानकारी दी है। विष्णु गुप्ता ने धमकी देने वाले का ऑडियो भी जारी किया है। वहीं आगे बदायूं में जामा मस्जिद पर नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा। उत्तर प्रदेश की बदायूं की जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अदालत ने जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर के दावे को सही माना और सुनने योग्य माना। शनिवार को हुई सुनवाई में अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 3 दिसंबर की तय की है। वहीं आगे महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, चुनाव आयोग का जवाब। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर साफ कहा है कि चुनाव के नतीजों और डेटा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शिता अपनाई गई है। वहीं आगे उज्जैन में पिट गए पूर्व बीजेपी विधायक, मंच से उतरते ही कार्यकर्ताओं ने की धुनाई, प्रभारी मंत्री ने बचाया। उज्जैन जिले के माहिदपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों और लोकार्पण और भूमि पूजन करने के लिए शुक्रवार को जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल माहिदपुर पहुंचे। यह कार्यक्रम में बीजेपी के 3 बार के पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान के साथ बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि मारपीट भी की। बीजेपी के पूर्व विधायक की धुनाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के बाद अब बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच एक बार फिर चुनाव की लड़ाई होने वाली है। ये लड़ाई मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में होगी। उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत नहीं हुई है बल्कि ये जीत उसे फर्जी वोटों और धांधली के चलते मिली है। बहरहाल उपचुनाव की जीत में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से मिले जख्मों को काफी हद तक भर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव पर भी जीत हासिल करना चाहती है, लेकिन उसके लिए चुनावी मुकाबला आसान नहीं है। वहीं आगे दरगाह पर चला शासन का बुलडोजर, कर्मचारियों ने मजार पर चढ़ाई फूलों की माला। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक दरगाह पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद निगम के कर्मचारियों ने मजार पर फूलों की माला चढ़ाई। बताया जा रहा है कि शहर में बन रहे 4 लेन में ये दरगाह बाधा बन रहा था। कोर्ट ने इसको लेकर अपना फैसला सुनाया। वहीं आगे उपद्रवियों के खतरनाक थे इरादे, पुलिस से आर पार करने की थी तैयारी। संभल हिंसा मामले में सनसनीखेज खुलासे। संभल में 24 नवंबर यानी रविवार को भीड़ने के इरादे खतरनाक थे। उन्होंने पुलिस पर लिखे बहानों को तो निशाना बनाया ही, आगजनी, फायरिंग व पथराव कर पुलिस से आर पार की लड़ाई की तैयारी में थे। कुछ लोगों ने युवाओं को भी हिंसा के लिए भड़काया था। पुलिस को गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के अलावा कॉल रिकॉर्डिंग व चैटिंग की भी सनसनीखेज जानकारी मिली है। गनीमत रही, पुलिस ने स्थिति को भांपकर समय रहते मोर्चा संभाल लिया। इस वजह से भीड़ को रोक लिया गया। फिलहाल पुलिस अब तक 700 से अधिक उपद्रवियों को चिन्हित कर चुकी है। इनमें से 250 से अधिक के फोटो जारी किए जा चुके हैं। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती से जुड़ी है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया तोहफा। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से अभी काफ़ी बड़ा ऐलान कर दिया गया है और इस ऐलान के बाद फेल अभ्यर्थियों में एक आस जगी है और उन्हें फिर से एक बार कांस्टेबल बनने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी 60,244 पदों हेतु एग्जाम में असफल हुए हैं, वे अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जो कि 40,000 पदों पर ये नोटिफिकेशन घोषित किया जाएगा। वहीं आगे ईवीएम से वीवीपैट का हो मिलान। महाराष्ट्र चुनाव हार चुके विपक्षी उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन से की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने वाले महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को वोटर फेयरवेल पेपर ऑडिटिंग टूल्स यानी वीवीपैट के मिलान की मांग करने का फैसला किया है। विपक्षी एक नेता ने मुंबई में ये जानकारी दी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद शिवसेना यूबीटी लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रही है। चुनाव हारने वाले कई उम्मीदवारों ने मंगलवार को पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत के दौरान ईवीएम पर सवाल उठाए। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में स्थित अपने आवास पर आयोजित बैठक में अपनी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा की। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह आए चुनावों के नतीजों में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी है। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा है।
वहीं आगे यूपी की सत्ता पर 4 बार काबिज रही बीएसपी की हालत हो रही है खस्ता, मायावती ले सकती हैं बड़ा एक्शन। हालिया विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। 9 सीटों में से 7 सीटों पर तो बीएसपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, 2 सीटों पर जमानत तो बची लेकिन प्रदर्शन बदतर ही रहा। उत्तर प्रदेश की जिस पार्टी की 4 बार सरकार रही, उस पार्टी की इस हालत के लिए कहीं न कहीं नेता सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। नतीजों से बीएसपी सुप्रीमो मायावती बिल्कुल भी खुश नहीं है। शनिवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर बीएसपी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के अन्य जिम्मेदारों की विशेष बैठक बुलाई। सूत्र बताते हैं कि जिन सीटों पर अभी चुनाव हुए हैं उनके जिम्मेदारों पर गाज गिर सकती है, उन्हें बसपा अध्यक्ष की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। बहुजन समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर शनिवार को उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक को बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती संबोधित करेंगी। पिछली बैठक में पार्टी और मूवमेंट के हित में दिए गए कार्यों की गहन समीक्षा करेगी। पार्टी के आगे के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी है। झारखंड में 3 माह के अंदर होगी कांस्टेबल समेत 28,368 पदों पर भर्ती। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार शपथ के बाद ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में एक्शन में आ गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम ने नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया है। उसके बाद जेपीएससी, जेएससीसी उन नियुक्तियों की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे जो पूर्व से लंबित हैं। ऐसी नियुक्तियों को पूरा होने से राज्य में 50,000 युवाओं को रोजगार मिल सके। हालांकि इन परीक्षाओं में सबसे प्रमुख सहायक आचार्यों के 26,001 पद, जेएससीसी सीजीएल के 2,025 पद, सिविल सेवा परीक्षा के 342 पद, झारखंड पुलिस में आरक्षी के लिए 4,919 पद पर बहाली महत्वपूर्ण है। अगले 3 माह में सहायक आचार्य, सीजीएल और सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट जारी हो सकता है। इनकी परीक्षा हो चुकी है और अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित होने का इंतजार है। वहीं आगे बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से खरीदे हथियार पानी के जहाज से पहुंचा जखीरा। अपने देश के अंदर अशांति और हिंसा की समस्या से जूझ रहे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भारी मात्रा में हथियारों की खरीदारी की है। पाकिस्तान ने करीब 52 सालों के बाद एक पानी का जहाज हथियारों का जखीरा लेकर बांग्लादेश पहुंचा। हथियारों की खरीद के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से बचाए गए राजकोष का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की हुई हथियारों की खरीदारी में दलाली को लेकर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार शक के घेरे में आ गई है। वहीं आगे हिरासत में लिए गए मौलाना तौकीर रजा समेत 20 समर्थक बोले आज नहीं तो कल जाऊंगा संभल। आईएससी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तौकीर रजा समेत करीब 15 से 20 समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया है। तौकीर रजा संभल जाने की जिद पर अड़े थे। जुमे की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही मौलाना संभल के लिए निकले तो सीबीगंज पुलिस ने रोक लिया। करीब आधे घंटे तक उन्हें थाने में बैठाए रखा। वहीं अगली बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी है। आम आदमी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन, सभी 70 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान। अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश प्रमुख देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनका किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। वहीं आगे कड़े फैसले लेने होंगे। हरियाणा महाराष्ट्र की करारी हार के बाद खरगे सख्त कहा जवाबदेही तय करनी होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का मंथन किया है। बैठक में खरगे ने कहा कि चुनाव परिणामों के सबक लेकर कठोर निर्णय लेने होंगे, जवाबदेही तय करनी होगी और खामियों को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों के परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की कलह पर भी मंथन किया। उनका मानना है कि इसकी वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि एकजुटता की कमी और अपनी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी से काफ़ी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि जब तक हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद नहीं करेंगे और एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक अपने विरोधियों को कैसे हरा पाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है पुलिस। पाकिस्तान में अधिकारी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। हालांकि अभी तक बुशरा बीबी का पता नहीं चल सका है। बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
पाकिस्तान में अधिकारी 19 करोड़ पाउंड के कथित भ्रष्टाचार के मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक जवाबदेही अदालत द्वारा 22 नवंबर को सुनवाई किए गए फैसले के बाद सख्ती से की जा रही है। बुशरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे क्योंकि वह लगातार 8 सुनवाई में अनुपस्थित रहीं। न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अदालत में पेश होने से छूट देने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। वहीं अगली बड़ी खबर बिहार से है। टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा की नसीहत, विदेशी मामलों पर बोलने से बचें। चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि खेलकूद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने देना चाहिए। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं तो टीम इंडिया के वहां जाने पर क्या आपत्ति हो सकती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। पत्रकारों ने उपेंद्र कुशवाहा से पूछा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने में क्या दिक्कत है। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इंटरनेशनल मामलों पर कब क्या एक्शन लेना है ये सरकार की जवाबदेही है। कोई एक व्यक्ति भारत के किसी एक गांव में बैठकर इस तरह की बातें ना करे, खासकर विदेशी मामलों में ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री पूरी तरीके से सक्षम है कि इस देश में क्या करना चाहिए, कहां टीम जाए कहां ना जाए, उस पर फैसला लेने का काम भारत सरकार का है। अगली बड़ी खबर राजस्थान के अजमेर दरगाह से जुड़ी है। अजमेर दरगाह मामले पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब नागपुर स्थित ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अजमेर दरगाह से जुड़ा विवाद अब बढ़ता जा रहा है। इस पर ताजुद्दीन ट्रस्ट नागपुर के चेयरमैन प्यारे खान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि हर जगह मस्जिद में दरगाह में मंदिर खोजना सही नहीं है, इससे देश का विकास रुकता है। इसको RSS चीफ ने भी कड़े लहजों में कहा है। प्यारे खान ने कहा कि हर मस्जिद और दरगाह में मंदिर तलाशना ठीक नहीं है, इससे हमारे देश का विकास प्रभावित होता है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी कड़े शब्दों में कहा कि हर जगह मंदिर तलाशना ठीक नहीं है। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि ऐसी घटनाओं का संज्ञान लें और ऐसे मामलों को कोर्ट में आने से रोकें। अजमेर शरीफ दरगाह का इतिहास 800 साल पुराना है। दरगाह एक ऐसी जगह है जहां सभी धर्मों के लोग आते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह भारत का गौरव है और उसके खिलाफ इस तरह के दावे उचित नहीं है। देश के PM नरेंद्र मोदी खुद मुझे दिल्ली बुलाया था और हमारे साथ चादर भेजी थी। ये बहुत बड़ी बात है और देश के लिए भी। वहीं आगे राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले, बाबर और औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर बनाई मस्जिदें। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को कहा कि मुगल शासक बाबर और औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई थीं। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट खुदाई का आदेश देता है तो खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर फैसला होगा। दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए एक केस अजमेर की स्थानीय कोर्ट में दायर किया गया था। कोर्ट ने बुधवार को केस को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक कार्य के मंत्रालय और ASI दिल्ली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं आगे भाई शर्जील इमाम दिल्ली जेल में बंद है और बहन फराह निशात ने पास की न्यायिक परीक्षा, बनी जज। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को जहां अब तक कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है तो वहीं उनके परिवार में खुशी का माहौल आया है। ये खुशी उनकी छोटी बहन फराह निशात ने परिवार को दी है। फराह 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में पास हो गई हैं और अब वह जज बन गई हैं। वहीं अगली बड़ी खबर सम्मल जामा मस्जिद से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की सम्मल की शाही जामा मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के सर्वे के विवाद से जुड़े मामलों में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। ये कैविएट सम्मल की जिला कोर्ट के सर्वे के बाद दाखिल करने वाले 2 याचिकाकर्ताओं की तरफ से दाखिल किया गया है। वादी मुकदमा हरिवंश जैन और पार्थ यादव के इलाहाबाद हाई कोर्ट के कैविएट ने दाखिल किया है। दोनों ही पेशे से अधिवक्ता हैं। कैविएट के जरिए हाई कोर्ट ये गुहार लगाई है कि अगर सम्मल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश से जुड़ी किसी मामले में कोई याचिका दाखिल होती है तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले उन्हें भी सुना जाए। सुनवाई में उन्हें भी पक्षदार माना जाए। अदालत को फैसला सुनाने से पहले उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दें।
कैबिनेट सम्मल के सिविल जज ने 19 नवंबर को सर्वे के आदेश से जुड़े मुकदमे को लेकर दाखिल की गई थी। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।